इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम है आप सभी का। आप सभी एक बार मेरी ऑडियो वीडियो चेक कर लेंगे, ठीक है या नहीं? जल्दी से चेक कर लीजिए ऑडियो वीडियो। रितिका मीना है, राणा आशीष है, अंकित कुमार है, कोमल कुमारी है। जल्दी से आप मेरी जो है ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है चल रही है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज बढ़ेंगे हम सिटिंग ऑफ, आप कह सकते हो आज की जो हमारी हेडिंग होगी सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपने कहा संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक। चलो, तो संविधान सभा की बैठक की हम बात करते हैं। तो संविधान सभा की, अब आप देख रहे हो कि संविधान सभा के चुनाव हो गए, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। एक अंतरिम सरकार में एक आपको डाउट लगा होगा कि सर आपने जो है वो बताए थे 15, वो अलग अलग किताबों में अलग अलग है। कुल मिलाकर जो मैंने कल आपको मंत्रालय लिखवाया था, बस वो मंत्रालय था, ठीक है। तो किसी किताब में 14 सदस्य मिल जाते हैं, किसी में 15 मिल जाते हैं, किसी में 13 मिल जाते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल मैंने गठित किया वो आपसे कभी पूछेगा भी नहीं कि भाई मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे। वो सेनापति को मिला देते हैं तो 15 कर देते हैं, अदरवाइज 14 कर देते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें संविधान सभा की बैठक, तो आप कहोगे अंतरिम सरकार का गठन हो चुका, अब संविधान सभा की जो है पहली बैठक होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि जो फर्स्ट सिटिंग है, यानी कि जो फर्स्ट बैठक है वो कब होती है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, फर्स्ट सिटिंग यानी कि पहली बैठक, वो कब होती है? तो आपने कहा वो होती है सर 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है होती है। और ये सारी बैठक कहाँ चल रही है? सारी की सारी बैठक जो है दिल्ली में चल रही है, ये याद रखना। सारी की सारी बैठक अगर आप बात करोगे तो कहाँ चल रही है? सभी बैठक जो है दिल्ली में चलेंगी। तो सारी की सारी बैठक जो है दिल्ली में चलेंगी, ये आपको जो है याद रखना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो आपने कहा फर्स्ट सिटिंग या बैठक हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को जो है होती है पहली बैठक। तो 9 दिसंबर 1946 को अगर हम बात करें तो पहली बैठक होगी। दूसरा जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जो है यहाँ से एक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है चल, तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ से जो है 9 दिसंबर 1940 को जो है पहली बैठक हुई। तो इस दिन क्या हुआ? तो दो क्वेश्चन जो है याद रखना। एक तो आप कहोगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कह लो या टेम्परेरी कह लो, तो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे टेम्पररी प्रेसिडेंट। कौन थे? तो आपने कहा सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और यहां से जो है दो चीजें जो है याद रखना। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया, एक तो ये याद रखना कि ये बिहार प्रांत से जो है, अगर हम बात करें तो बिहार प्रांत से जो है सदस्य चुनकर आए थे। तो आपने कहा ये बिहार प्रांत से जो है मेंबर थे, तो संविधान सभा के जो मेंबर बनकर आए थे वो बिहार प्रांत से जो है बनकर आए थे। दूसरा आप कहोगे कि संविधान सभा के जो है सबसे सीनियर सदस्य थे, तो आपने कहा संविधान सभा के जो है सीनियर मोस्ट, तो आपने कहा सीनियर मोस्ट मेंबर, सीनियर मेंबर। तो सबसे जो सीनियर मेंबर थे संविधान सभा के वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसीलिए अगर मैं बात करूं, इनको जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था। और अगर हम यहां बात करें, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो है इसी दिन जो है एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो इसी दिन अगर आप बात करें तो अस्थायी उपाध्यक्ष भी जो है चुने गए थे। तो अस्थायी उपाध्यक्ष अगर मैं बात करूं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है कौन चुने गए थे, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो चुने गए थे उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। तो उनका नाम क्या था, तो आपने कहा फ्रैंक एंथोनी। तो फ्रैंक एंथोनी की अगर मैं बात करूं, फ्रैंक एंथोनी, तो इन्हें जो है अस्थायी उपाध्यक्ष जो है चुना गया था। तो ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिटिंग बैठक, अच्छा ये याद रखना जितनी भी संविधान सभा की बैठक होंगी भाई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है और 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक होगी। तो सारी की सारी बैठक दिल्ली में ही होंगी। ठीक है, तो आपने कहा संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बिहार प्रांत से जो है मेंबर बने थे और संविधान सभा में जो है सीनियर सदस्य जो है माने जाते हैं। ठीक है, सीनियर सदस्य जो है माने जाते हैं। अभिषेक सरोज जो कह रहे हैं एच.सी. मुखर्जी, तो एच.सी. मुखर्जी स्थायी उपाध्यक्ष बनेंगे। तो अभी हम बात करेंगे, दो बनेंगे, वीटी कृष्णाचारी बनेंगे और हरीश चंद्र मुखर्जी। कहीं कहीं हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी लिखा मिलता है अगर आप देखोगे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो पहली बैठक में जो है इतना हुआ था। तो पहली बैठक में अगर हम बात करें तो इतना हुआ था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरी सिटिंग की हम बात करते हैं। तो दूसरी सिटिंग के बारे में जो है जानते हैं कि दूसरी बैठक में जो है क्या हुआ। तो पहली में तो जो है केवल और केवल क्या हुआ, इतना जो है काम हुआ। अब हम बात करते हैं कि दूसरी में जो है क्या क्या होगा। ठीक है, तो दूसरी बैठक की जो है हम बात करते हैं। तो सेकंड सिटिंग की हम बात करते हैं। सेकंड सिटिंग यानी कि दूसरी बैठक। दूसरी बैठक, दूसरी बैठक। ठीक है, दूसरी बैठक। तो दूसरी जो बैठक होती है वो कब होती है, तो आपने कहा 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, तो एक तो अगर मैं बात करूं तो परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो आपने कहा परमानेंट प्रेसिडेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष अगर मैं बात करूं तो कौन बनेंगे, तो आपने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया जाएगा। तो परमानेंट प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन बनेंगे, तो आपने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बन जाएंगे यानी कि स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनेंगे वो आप कहोगे कि 11 दिसंबर 1940 को जो है चुने जाएंगे दूसरी बैठक में। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो है 11 दिसंबर 1940 को होगी और परमानेंट जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाएंगे। एक परमानेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है दो बनेंगे। तो आपने कहा जो परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो दो बनेंगे। परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट अगर मैं बात करूं तो दो बनेंगे। तो आपने कहा कि स्थायी उपाध्यक्ष, तो अगर आपसे स्थायी उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो दो आपको दिखाई देंगे।
तो स्थायी उपाध्यक्ष में अगर हम बात करें तो दो जो है बनेंगे। कौन बनेंगे? तो एक तो हरीश चंद्र मुखर्जी बनेंगे, HC मुखर्जी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप विकिपीडिया वगैरह पर पढ़ोगे तो वहां जो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी लिखा मिलता है। तो HC मुखर्जी की अगर हम बात करें, HC मुखर्जी यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। और दूसरे अगर मैं बात करूं तो दूसरे भी एक और बनेंगे, VT कृष्णाचारी। ठीक है, तो VT कृष्णाचारी भी जो है बनेंगे। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन आया था शिवानी छावरिया, रीट में कौन सा आया था? ठीक है, तो आपने कहा कि दूसरी बैठक में जो है ये हुआ, इसके बाद जो है अब तीसरी बैठक होगी, और तीसरी बैठक से जो है संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो तीसरी बैठक से अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा की जो है बैठक जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बैठक से अगर आप देखोगे तो संविधान सभा की बैठक जो है कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो आपने कहा इसके बाद आप देखेंगे थर्ड सिटिंग, थर्ड सिटिंग, थर्ड सिटिंग यानी कि तीसरी बैठक, तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक में जो है क्या होगा? तो तीसरी बैठक से जो है संविधान सभा की कार्यवाही जो है शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या होगा? तो आपने कहा अच्छा ये तो मैं लिख दूं, तीसरी बैठक जो होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है बैठक होगी। तो आपने कहा कि संविधान सभा की जो है कार्यवाही शुरू, संविधान सभा की कार्यवाही शुरू। अब जो संविधान सभा की कार्यवाही है वो किससे जो है स्टार्ट होगी, किससे जो है स्टार्ट होगी? तो आपने कहा कि 13 दिसंबर 1946 को, तो आपने कहा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसे हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, या कहीं कहीं हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसे हम वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव भी बोलते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव। तो आपने कहा 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया, पेश किया गया। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव अगर मैं बात करूं, यही उद्देश्य प्रस्ताव अगर आप बात करेंगे तो 22 जनवरी 1947 को, तो 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव संविधान सभा ने पास कर दिया। तो यह प्रस्ताव यानी कि रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, सीए लिख दूं क्या शॉर्ट में, या रहने दो फिर आप पूछोगे सीए क्या है? तो यह प्रस्ताव जो है संविधान सभा ने पास कर दिया, संविधान सभा ने जो है पास कर दिया, पास कर दिया। जो बाद में, जो बाद में संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बाद में जो है संविधान की प्रिम्बल बना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है प्रस्तावना बना, तो यही जो है संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल बना, प्रिम्बल जो है बना। तो यही अगर मैं बात करूं तो बाद में संविधान की जो है प्रस्तावना बना। ठीक है, प्रतिमा रानी गुप्ता कुछ पूछना चाह रही हैं क्या?
ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखा गया और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पेश किया गया। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पास हो गया और पास होने के बाद में यही क्या बन गया, तो संविधान सभा की जो है प्रस्तावना बन गया। बाद में आप देखोगे तो हमारे संविधान की प्रिम्बल जो है वो यही बना, ठीक है, वो यही बना। चारू यदुवंशी जो पूछ रहे हैं सर इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किसके अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं, जो राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद भी बिहार पटना से ही, मतलब बिहार प्रांत से मान लीजिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो है बिहार प्रांत से ही संविधान सभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, चलो जी, तो 22 जनवरी 1947 को जो है ये प्रस्ताव जो है पास हो गया। चलो इसके बाद हम जो है माउंटबेटन योजना पढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना जो है हम पढ़ेंगे, माउंटबेटन योजना। तो अगर मैं बात करूं तो माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना जो है आपके भारत के अंतिम जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय कह लीजिए, तो आपने कहा माउंटबेटन योजना को पढ़ते हैं। वैसे तो 3 जून 1947 को जो है आई है, तो ये 3 जून 1947 को जो है आई है माउंटबेटन योजना। तो अगर आप बात करें तो ये योजना पहले हम लिखते हैं, ऐसे हेडिंग में ही लिख देता हूं मैं 3 जून 1947। तो जो माउंटबेटन योजना आई है वो 3 जून 1947 को आई है और इसी को हम विभाजन योजना भी बोलते हैं क्योंकि इसी के द्वारा भारत का विभाजन किया गया। दरअसल 20 फरवरी को अगर मैं बात करूं, एक लाइन लिखता हूं मैं, ब्रिटिश पीएम है इस समय क्लेमेट एटली। तो अगर मैं बात करूं जो ब्रिटिश पीएम है प्रधानमंत्री, उनका नाम है क्लेमेट एटली। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो आपने कहा क्लेमेट एटली। क्लेमेट एटली ने 20 फरवरी ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ने 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, यानी कि ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन, लोअर हाउस, लोअर हाउस का मतलब क्या होता है, निम्न सदन, जैसे हमारा लोकसभा होता है निम्न सदन, निम्न सदन में घोषणा की, क्या घोषणा की निम्न सदन में, तो निम्न सदन में जो है घोषणा की, घोषणा की, क्या घोषणा की, कि हम भारत को, कि हम भारत को, कि हम भारत को जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे, कि हम भारत को जो है जून 1948 तक, 1948 तक जो है स्वतंत्र कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, ये कहा था। तो ये 20 फरवरी 1947 को जो है घोषणा हुई थी। तो 20 फरवरी 1947 को जो है घोषणा हुई थी कि हम जो है भारत को जून 1948 तक जो है आज़ाद कर देंगे, यानी कि स्वतंत्रता दे देंगे। तो एक तो ये डेट पूछी जाती है कि क्लेमेट एटली ने कब तक घोषणा की थी कि कब तक आज़ादी दे देंगे, और एक जो है कब घोषणा की है। और दूसरा अगर मैं बात करूं, ये जो निम्न सदन है इसका नाम पता है क्या है निम्न सदन का, तो निम्न सदन का जो नाम है, ये जो निम्न सदन है इसका नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन। तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, इसे यहाँ बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है वो होता है अपर सदन, यानी कि उच्च सदन जो होता है, अपर हाउस। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो उन्होंने, जो एक बच्चा कह रहा है पहले ही आज़ाद कैसे हो गए, तो उन्होंने क्या कहा, जून 1948 तक, यानी कि तब तक हम ऐसा कर चुके होंगे। तो उससे पहले कभी भी कर दो, वो उनकी मर्जी है। अब इस काम के लिए जो है, जो वहाँ महारानी थी, महारानी के नातिन थे एक, जिनका नाम था माउंटबेटन, उन्हें हर तरह का अधिकार देकर जो है भारत भेजा गया था कि जाओ भारत
और भारत में अभी तक पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई है। ये जो घोषणा है, यहां तक पाकिस्तान की कोई बात नहीं है। तो माउंटबेटन को जो है भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। वो वहां की महारानी के जो है नातिन थे, और कहते हैं कि इनकी जो वाइफ थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है साथ पढ़ी हुई है यूनिवर्सिटी में, तो उनकी दोस्त भी मानी जाती हैं। तो इन्हें जो है हर तरह का अधिकार जो है देकर भेजा गया। ये कहा गया कि आपको जो है भारत में जाना है और वहां की परिस्थिति के अनुसार जो है फैसला लेना है। अगर वहां की परिस्थिति कहती है कि विभाजन की जरूरी नहीं है तो विभाजन नहीं होने देना, अगर वहां की परिस्थिति कहती है कि विभाजन करना तो विभाजन करना। लेकिन इस तरह से जो है वहां से वापिस आना है कि हमारा कम से कम नुकसान, तो ब्रिटिश का यानी कि अंग्रेजों का कम से कम नुकसान हो, इस तरह से वहां से जो है सत्ता उन्हें सौंप कर आना है। तो इस काम के लिए जो है भेजे गए हैं। किसे भेजा गया है? तो आपने कहा माउंटबेटन को जो है भेजा गया है, माउंटबेटन को। अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेते हैं कई बार, अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछ लें तो मैं इसमें लिख भी देता हूं 30 जून की जो है डेट थी वो। तो अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछ लें तो ये जो तारीख थी ये 30 जून की जो है तारीख थी, 30 जून तक। ठीक है, तो 30 जून तक जो है ये तारीख थी कि 30 जून तक जो है हम आजाद कर देंगे। और इसके लिए जो है किसे भेजा गया? तो आपने कहा कि लॉर्ड वेवेल के स्थान पर जो है माउंटबेटन को जो है भेजा गया। तो आपने कहा कि पावर ट्रांसफर के लिए यानी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए, तो आपने कहा कि सत्ता हस्तांतरण, पावर ट्रांसफर्ड, सत्ता हस्तांतरण, पावर ट्रांसफर्ड। सत्ता हस्तांतरण, तो आपने कहा सत्ता हस्तांतरण कैसे? तो आपने कहा कि ब्रिटिश टू यानी कि अंग्रेजों के हाथ से जो है लेकर किसे सौंपनी है? इंडियन को। तो आपने कहा कि सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है, सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन को, माउंटबेटन को, माउंटबेटन को वेवेल के स्थान पर नया वायसराय बनाकर भेजा। माउंटबेटन को जो है वेवेल के स्थान पर, वेवेल के स्थान पर, वेवेल के स्थान पर नया वायसराय बनाकर भेजा, नया वायसराय बनाकर भेजा, नया वायसराय बनाकर भेजा। नया वायसराय बनाकर जो है भेजा। तो ये आ गए, नए वायसराय बनकर जो है आ गए। अब अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि 24 मार्च 1947 को जो है भारत आ गए। तो आपने कहा जो माउंटबेटन है ये 24 मार्च 1947 को भारत आए, को जो है भारत आए। तो 24 मार्च 1947 को जो है ये भारत आ गए। ठीक है, तो आपने कहा सत्ता हस्तांतरण यानी कि पावर ट्रांसफर के लिए, और पावर किससे ट्रांसफर करनी थी? अंग्रेजों से जो है भारतीयों के हाथ में ट्रांसफर करनी थी। तो अंग्रेजों से जो है भारत के हाथ में ट्रांसफर करनी थी। भाई अब तक तो अंग्रेजों के हाथ में थी, अब भारतीयों को सौंपनी है। तो आपने कहा माउंटबेटन को जो है वेवेल के स्थान पर नया वायसराय बनाकर जो है भेजा गया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 24 मार्च 1947 को जो है भेज दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी सबसे जो है अलग अलग मिलना शुरू कर दिया माउंटबेटन ने। तो भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी उनसे भारत में सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिया और सबसे एक राय जो है लेनी शुरू कर दी। और फिर मई 1947 को जो है वापस लौट गए। वो कहाँ लौट गए वापस? तो लंदन में जो है लौट गए। फिर जो है वहां जो है मशवरा करा, वहां उनसे जो है सलाह मशवरा करा, बताई सारी भारत की स्थिति क्या है। और उसके बाद 3 जून 1947 को जो है उन्होंने विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसा होगा, कौन सा क्षेत्र भारत में जाएगा, कौन सा पाकिस्तान में जो है जाएगा। ठीक है।
क्लीमेट एटली है, ये इटली नहीं है। ये पता नहीं कितनी बार नाम आ गया। ये क्लीमेट एटली है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ये कितनी बार जो है नाम लिखा गया है। तो आपने कहा कि माउंटबेटन ने जो है, ठीक है, तो आपने कहा कि माउंटबेटन ने, अगर मैं बात कहूं तो आपने कहा कि माउंटबेटन ने माउंटबेटन माउंटबेटन ने तो माउंटबेटन ने जो है सभी सभी भारतीय नेताओं से सभी भारतीय नेताओं से सभी भारतीय नेताओं से जो है विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन करना जो है शुरू कर दिया। विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन किया। तो माउंटबेटन ने जो है सभी भारतीय नेताओं से जो है विचार विमर्श जो है किया, ठीक है। और उसके बाद जो है कहाँ चले गए, फिर इसके बाद जो है इंग्लैंड चले गए। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो विचार विमर्श करने के बाद अगर मैं बात करूं तो जो है ये इंग्लैंड जो है चले गए, ठीक है। इसके बाद जो है इंग्लैंड चले गए, इसके बाद इंग्लैंड चले गए। तो वहां बताया, तो वहां सारी स्थिति जो है बताई कि भैया भारत में तो ऐसा है, ये पार्टी के नेता ये चाह रहे हैं, उस पार्टी के नेता ये चाह रहे हैं। जो है मुस्लिम लीग इस बात से तैयार नहीं है एक साथ रहने की। मुस्लिम लीग चाह रही है कि हम जो है हमें पाकिस्तान मिले। भारतीय राजा जो है कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं, कुछ भारत के साथ जाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने स्वतंत्र ही रहना चाह रहे हैं कि हम तो अपना अलग ही बनाएंगे देश। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसके बाद इंग्लैंड चले गए और 31 मई 1947 को, 31 मई अगर मैं बात करूं, 31 मई, तो 31 मई 1947 को जो है इंडिया वापस आए, इंडिया जो है वापस आए। और इसके बाद आप देखोगे तो 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की। तो फिर उसके बाद जो है 3 जून 1947 को जो है अपनी योजना प्रस्तुत की, अपनी योजना जो है पेश की या प्रस्तुत की, अपनी योजना जो है प्रस्तुत की। अब ये जो योजना है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना। तो माउंटबेटन योजना कहें या विभाजन योजना कहें, इसी को बोलते हैं। तो माउंटबेटन योजना या जो है विभाजन योजना, तो माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना, तो माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो आपने कहा इसी को जो है माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना जो है कहा जाता है। कहीं कहीं जो है जून योजना भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको जून योजना भी, ठीक है। यहाँ हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री का सेक्शन होता है। तो यहाँ तो केवल हम जिक्र करके पढ़ जाएंगे क्योंकि हमें, आपको पता है जो माउंटबेटन की योजना थी, यही कानून बनने के बाद जो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना, जो भारत का अंतिम जो है माना जाता है, ठीक है। तो अंतिम जो एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा जो है बनाया गया, तो आप कहोगे जून योजना कहें, माउंटबेटन योजना कहें या विभाजन योजना कहें, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात। तो 3 जून 1947 को जो है इन्होंने अपनी योजना जो है प्रस्तुत कर दी, ठीक है। और इसमें क्या था, शुरुआत में आप देखोगे तो शुरुआत में अगर आप देखोगे विभाजन योजना को बहुत सारे नेताओं ने जो है स्वीकार नहीं किया था। गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर स्वीकार कर लिया, ठीक है, बाद में जो है स्वीकार कर लिया। जब उसके अलावा कोई जो है और रास्ता दिख ही नहीं रहा तो फिर धीरे धीरे जो है स्वीकार जो है कर लिया, ठीक। तो आपने कहा कि 31 मई 1947 को जो है इंडिया वापस आए, फिर जो है 3 जून 1947 को जो है अपनी योजना जो है स्वीकार कर दी। और अगर हम बात करेंगे फिर बाद में, अगर आप फाइनली जो है एक लाइन लिखो तो आप कहोगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो भाई 2 ही बड़ी पार्टी थी इस समय अगर मैं बात करूं तो 2 ही बड़ी पार्टी थी,
जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी वो कांग्रेस थी, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वो मुस्लिम लीग है। तो दो ही पार्टी है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है स्वीकार कर लिया, ने इसे जो है स्वीकार कर लिया। तो आपने कहा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फाइनली जो है इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो इसके बाद जो है इंडिया फ्रीडम एक्ट आएगा। तो अगर हम यहां बात करेंगे इंडिया फ्रीडम एक्ट, तो लास्ट में अगर हम देखेंगे इंडिया फ्रीडम एक्ट, तो हमारा यहां ये बड़ा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा टॉपिक है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटी में हमारा छोटा सा ही काम है बस इसका। तो इंडिया फ्रीडम एक्ट, तो इंडिया फ्रीडम एक्ट अगर मैं बात करूं तो 1947, तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आपने कहा कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो 1947 का जो है भारतीय स्वतंत्रता एक्ट या अधिनियम आप कह लीजिए, एक्ट। ठीक है, तो हम पॉलिटी की दृष्टि से जो है पढ़ रहे हैं, ना कि हिस्ट्री के संदर्भ में पढ़ रहे हैं इसे। तो अब ये जो 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन की जो है योजना आएगी, यही जो है विभाजन योजना, यही अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे जो है पास करेगी एक एक्ट के रूप में। और ये किस रूप में आएगा? इंडिया फ्रीडम एक्ट के रूप में जो है आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो बिल था, तो ये बिल जो था, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कब जो है प्रस्तुत किया गया। भाई हमारे संसद में अगर मैं बात करूं तो हमारी संसद में कितने हाउस हैं? तो आपने कहा 2 हैं। भाई एक तो है लोकसभा, तो लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। ऐसे ही ब्रिटेन की संसद में जो है लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन, और एक हमारे यहाँ अपर हाउस है जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो आपने कहा कि ये बिल जो है पेश किया गया, तो आपने कहा 4 जुलाई 1947 को, तो ये बिल जो है 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद के निम्न सदन, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस या निम्न सदन, और निम्न सदन का नाम क्या है? तो आपने कहा हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ कॉमन। देखो हिंदी में भी यही लिखा मिलेगा, ये मत सोचना कि वहां जो है कुछ और मिल जाएगा, तो यही लिखा मिलेगा हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन में जो है पेश किया, हाउस ऑफ कॉमन में जो है पेश किया। जैसा हमारे यहाँ होता है, कोई भी बिल भाई लोकसभा में पेश कर लो, फिर वहां से पास हो जाएगा तो राज्यसभा के पास चला जाएगा। ठीक है, जो प्रज्ञानंद कुमार साहब कह रहे हैं कि सर ये तो हिस्ट्री का चैप्टर है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है, मैं मानता हूं, लेकिन हमें एक्ट पढ़ना है भाई, और एक्ट जो है पॉलिटी में होते हैं। जब हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इतनी जल्दी खत्म नहीं कर दूंगा मैं माउंटबेटन योजना को। ठीक है, इतनी जल्दी मैं माउंटबेटन योजना को वायसराय बना के वापस नहीं भेज दूंगा, उसमें कई क्लास लगेंगी हिस्ट्री में। हालांकि जरूरत नहीं है हिस्ट्री में भी हमें, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है नॉलेज अर्जित करने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, नॉलेज अर्जित करने के लिए, ज्ञान का भंडार अपने अंदर समेटने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए जो है कुछ सीमित समय होता है हमारे पास, और सिलेक्शन लेने के लिए जो है सारी चीजें पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। जितना मैं कह रहा हूं कि जितनी चीजें आप यहां पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अगर आप उतनी भी कर लोगे तो 90 से 95% क्वेश्चन आपके सीधे क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज का भंडार लेना है, कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है कि जो है समुद्र में कूद गया। आप देखते हो कि अधिकतर परीक्षाओं में अगर आप देखोगे इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट जो है ज़्यादा बेहतर होता है और हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम होता है। उसके पहले तो रीजन ये माने जाते थे कि भाई हिंदी में अच्छी किताबें नहीं आती, लेकिन अब तो जो है वो ख़त्म ही हो गया। अब तो हर चीज़ हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पहले कहते थे कि हिंदी में जो है अच्छे टीचर नहीं होते, इंग्लिश के अच्छे टीचर हैं। उसका रीज़न ये भी माना जाता है कि इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है वो काम की चीज़ें निकालता है और आगे बढ़ता है, और हिंदी मीडियम वाला तो ये सोचता है कि कूद जा भाई समंदर में। हालांकि मैं ये एक तरह से जो है आप कहोगे कि एक जनरल बात बता रहा हूँ, वैसा नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले भी मिलेंगे
कि समुद्र में कूद जाओ और जब तक मोती ना निकले ना, जब तक बाहर मत निकलना। इतना पता चला मोती तो हाथ लग गया, लेकिन उसके बाद जो है सारी नौकरियों से एक्सपायरी डेट हो गई आपकी। तो बहुत ज्यादा नॉलेज होना और सलेक्शन होना, ये दोनों एक बात नहीं है, ये याद रखना आपको। तो आप ये जो है ध्यान रखना है कि आपको सलेक्शन लेना है या जो है नॉलेज का जो है भंडार बनना है आपको। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा हाउस ऑफ कॉमन की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है पेश करा 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को जो है पेश हो गया। और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो हाउस ऑफ कॉमन से जो है 15 जुलाई 1947 को बिल पास हो गया। तो 15 जुलाई 1947 को जो है बिल जो है पास हो गया। बिल क्या हो गया? तो पास हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगले ही दिन अगर आप देखें 16 जुलाई को, तो अगर मैं बात करूं 16 जुलाई की बात करूं तो आपने कहा 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को जो है अपर हाउस यानी कि जो उच्च सदन होता है, और उच्च सदन का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड से भी पास हो गया, से भी जो है पास हो गया। और इसके बाद जो है 18 जुलाई को क्या होगा? 18 जुलाई को जो है, जैसा हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया तो फिर किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। यहाँ ब्रिटिश सम्राट के पास जाता है। यहाँ वहाँ के सम्राट जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति की तरह हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि 18 जुलाई 1947 को जो है इसे राजकीय स्वीकृति मिल गई, यानी कि ब्रिटिश सम्राट के जो है साइन हो गए, को ब्रिटिश सम्राट के जो है साइन, ब्रिटिश सम्राट के साइन हो गए, ब्रिटिश सम्राट के जो है हस्ताक्षर। और इसके बाद जो है ये क्या बन गया? इसके बाद ये बिल नहीं रहा, इसके बाद ये बन गया एक्ट, अधिनियम। तो इसके बाद जो है ये अधिनियम बन गया, ठीक है। इसके बाद ये बन गया अधिनियम। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हाउस ऑफ कॉमन से कब परमिशन मिली? ये राजकीय स्वीकृति, इसे गवर्नमेंट जो है परमिशन भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट परमिशन जो है कब मिली, ऑफिशियल जो है परमिशन कब मिली। तो आपने कहा 18 जुलाई को जो है 1947 को, तो 18 जुलाई 1947 को जो है मिली, ठीक है। तो आपने कहा 15 जुलाई 1947 को जो है बिल पास हुआ। 16 जुलाई 1947 को जो है अपर हाउस अगर मैं बात करूं तो हाउस ऑफ लॉर्ड से भी पास हो गया। और 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश सम्राट के सामने जो है हस्ताक्षर हो गए इस पर। अब कुछ जो है हम बात कर लेते हैं, कुछ अगर हम बात कर लेते हैं कुछ कि भाई जो 1947 का जो एक्ट था ये क्या था। तो 1947 के एक्ट में क्या था? पहले तो ये कहा गया कि भैया अब जो है भारत 2 मुल्कों में जो है बट गया, भारत और जो है पाकिस्तान। दूसरी जो है बात, एक बात और याद रखना कि पाकिस्तान का जो गठन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, और हमारा जो कंट्री बना था वो सेक्युलर कंट्री के रूप में हुआ था, धर्मनिरपेक्ष सभी के लिए। उसमें ये भारत जो है केवल हिंदुओं के लिए नहीं था, या हिंदू सिख ईसाई के लिए नहीं था, भारत सबके लिए था। भारत में ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि ये हिंदुओं के लिए है या मुस्लिमों के लिए है। बाकी जो है पाकिस्तान जो है मुस्लिमों के लिए था, जो पाकिस्तान राष्ट्र बना था वो मुस्लिमों के लिए जो है बना था। अब वहां तो जब हम पढ़ेंगे तो पाकिस्तान की डिमांड भी पढ़ेंगे, वहां तो हम चौधरी रहमत अली को भी पढ़ेंगे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, जिसने पहली बार ये पाकिस्तान शब्द गढ़ा कि क्या क्या जो है पाकिस्तान में होना चाहिए। तो वहां तो अलग तरीके का पढ़ेंगे, यहां में अलग तरीके का पढ़ना, ठीक है। थोड़ा साइड हो जाओ, चलो यहां बात करते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश सम्राट के जो है हस्ताक्षर हुए। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। अब 1947 के एक्ट के बारे में जो है हम पढ़ते हैं, क्या एक्ट के जो है प्रावधान होंगे, क्या एक्ट के जो है प्रावधान नहीं होंगे। शैलेंद्र कुमार, अभी तो मैं उसी बात पर आया नहीं हूं, अभी तो मैं 14-15 अगस्त पर पहुंच रहा हूं धीरे धीरे। अभी तो मैं 18 जुलाई को पहुंच रहा हूं, और प्रारूप समिति बनेगी 29 अगस्त 1947 की। तो अभी मुझे वहां जाने तो दो। प्रारूप समिति तो संविधान का ही हिस्सा है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, तो पॉलिटी में तो मैं उसे पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। 16 जुलाई को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड से पास हुआ था। मैंने क्या बताया
ये जो है वहां का उच्च सदन होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट बाइकैमरल है, जैसा हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ऐसे ब्रिटेन की संसद में भी दो सदन होते हैं, एक जो है हाउस ऑफ कॉमन होता है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां हम देखें तो 1947 के एक्ट के कुछ प्रावधान देखते हैं। तो 1947 के एक्ट के कुछ प्रावधान, के एक्ट के जो है प्रमुख प्रमुख प्रावधान पढ़ेंगे हम, सारे प्रावधान नहीं पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं प्रावधान यानी कि प्रोविजन। तो 1947 के एक्ट के जो है प्रोविजन की हम बात करते हैं, प्रोविजन की। ठीक है, तो 1947 के एक्ट के प्रोविजन की हम बात करते हैं। तो आपने कहा 1947 के एक्ट के प्रावधान यानी कि प्रोविजन की हम बात करें तो एक तो ये याद रखना, आपने कहा 14 अगस्त और 15 अगस्त को, 14 अगस्त और 15 अगस्त को जो है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान का जो है गठन हो गया। तो 14 और 15 अगस्त को, 14 अगस्त को अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त को जो है भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान। ठीक है, तो कहते हैं कि एक तो ये भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के समय से भारत का समय आधे घंटे आगे है नहीं, आधे घंटे आगे, ज्योग्राफी पढ़ते होगे आप। और दूसरा जो है ये भी कहा जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करते करते रात के जो है 12 बज गए थे, तो अगला दिन शुरू हो गया था। इसलिए भारत की जो आज़ादी मानी जाती है वो 15 अगस्त को मानी जाती है, जबकि पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट पहले ही साइन हो गए थे 14 तारीख को ही। तो 14 तारीख की अगर मैं बात करूं, प्रावधान का मतलब एक्ट में जो है क्या क्या नियम थे, क्या क्या बात कही गई थी, ये होता है। प्रियंका कुमारी जो पूछ रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ही बोलते हैं। आप इसे ये ना सोचें कि भगवान का घर लिखा मिलेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड ही मिलेगा हिंदी में भी। तो अगर हम बात करें तो आपने कहा 14 अगस्त और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का जो है गठन हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो भारत के जो है पीएम कौन बने, तो आपने कहा भारत के जो है पीएम, या मैं इसे बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आपने कहा यहां जो है ऐसे लिख लो, एक लाइन में जो है आप लिख लो, तो ऐसे लिख लेना कि भारत और पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि गवर्नर जनरल, अगर मैं बात करूं इंडिया के, तो इंडिया के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इंडिया के जो है गवर्नर जनरल पूछे आपसे, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल जो है कौन बने, तो आपने कहा माउंटबेटन। हालांकि माउंटबेटन वहां के भी थे, तो आपने कहा माउंटबेटन जो है बने, माउंटबेटन। और जो है पीएम कौन बने इंडिया के, पीएम जो है कौन बने, तो आपने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब जो है 15 अगस्त में ही आप देखोगे पंडित जवाहरलाल जो है नेहरू। तो कहते हैं कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी कि 15 अगस्त शुरू होते ही जो मतलब एक भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो है नियति से वादा। कहते हैं कि वो बड़ा पॉपुलर जो है भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो उन्होंने संविधान सभा में जो है भाषण दिया था। ठीक है, बड़ा जो है भाषण। तो आप कहेंगे कि पीएम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और इंडिया के जो है गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन जो है बने। ठीक है, माउंटबेटन जो है बने। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं कि पाकिस्तान में जो है क्या हुआ, तो आप कहोगे पाकिस्तान के जो है गवर्नर जनरल जो है जिन्ना बने। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की हम बात करें तो यहां के जो पीएम बने, वो पीएम कौन बने, तो आपने कहा लियाकत अली। ये लियाकत अली वही हैं जो अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, ये वही लियाकत अली हैं। तो यहाँ के अगर मैं बात करूं तो लियाकत अली जो है बने, लियाकत अली। ठीक है, और गवर्नर जनरल एक तरह से देखें तो सुपरमेसी के तौर पर देखें तो जिन्ना, जिन्ना यानी कि एक राष्ट्रपति के तौर पर आप मान लीजिए। तो वहाँ के जो है वो गवर्नर जनरल बन गए। तो आपने कहा यहाँ के प्रधानमंत्री जो बने वो लियाकत अली जो है बने। अब दोनों देशों के लिए अगर मैं बात करूं, अब दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन होगा। भाई अगर हम बात करें
तो पाकिस्तान का अब जो है अलग संविधान बनेगा। अब तक तो एक पे ही बात चल रही थी, अब भारत का जो है एक चलेगा। तो आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के लिए जो है अलग अलग संविधान सभा का जो है गठन होगा। तो आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन। तो भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन। तो भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का जो है गठन। संविधान सभा का गठन, ठीक है। अब अलग अलग हो गया। और आपको पता कि भारत में अगर मैं बात करूं, जो भारत में 389 मेंबर थे पहले, तो क्योंकि उसमें पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी था, अब भारत में केवल 299 रह जाएंगे। 229 प्रांतों से आएंगे। अब चीफ कमिश्नरी वगैरह तो कुछ है नहीं, सब खत्म। तो 229 प्रांत से आएंगे और 70 जो है कहां से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो एक जो है रह सकते हो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो भारत की नई संविधान जो सभा बनी, तो भारत की जो संविधान सभा बनी, भारत की जो, पाकिस्तान से हमें लेना नहीं, पाकिस्तान की ना हमें पढ़नी, ना हमारे सिलेबस में, ना हमें कोई मतलब, अब वो हो गया अलग देश। तो भारत की जो संविधान सभा है, अब इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए, तो टोटल मेंबर जो अब इसमें हो गए, तो आप क्या हो गए 299। तो टोटल मेंबर की अगर मैं बात करूं तो 299। और इसमें अगर मैं बात करूं तो 229 जो है प्रांतों से थे, प्रांतों का मतलब राज्यों से, ठीक है, प्रांतों से। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो 70 जो है देसी रियासतों से थे, 70 जो है देसी रियासतों से थे। 70 अगर मैं बात करूं तो देसी रियासतों से, 70 जो है देसी रियासतों से थे। अंजू कुमारी जो कह रही है एनसीईआरटी की बुक में लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, तो जब मैं पढ़ाऊंगा वहां जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसे आम सदन, लोकसभा, तो लोक का मतलब क्या होता है, लोग, और सभा का मतलब सदन, तो लोगों का सदन। लोगों का सदन इसलिए बोलते हैं कि इसके सदस्यों का चुनाव हम और आप सब लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपने कहा 299 सदस्यों में 229 जो है प्रांतों से थे और 70 जो है देसी रियासतों से, ठीक है। और दूसरी जो है एक बात ये कही गई कि जो संविधान सभा है, जो हमने कहा कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा, तो आपने कहा संविधान सभा जो है वो किसकी तरह काम करेगी, तो आपने कहा पार्लियामेंट की तरह, विधानमंडल की तरह जो है काम करेगी। तो संविधान सभा को ये मान लो कि ये जो है विधानमंडल है। तो आपने कहा कि संविधान सभा जो है नए संविधान के निर्माण तक, नए संविधान के निर्माण तक, जब तक हमारा नया संविधान नहीं बन जाएगा, तो नए संविधान के निर्माण तक जो है विधानमंडल की तरह काम करेगी। विधानमंडल समझते हो ना, पार्लियामेंट विधानमंडल ही है, ठीक है। विधानमंडल को हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी, यानी कि जो कानून बनाने वाली संस्था है अब ये होगी। तो आपने कहा संविधान सभा जो है नए संविधान के निर्माण तक विधानमंडल की तरह काम करेगी, की तरह जो है कार्य करेगी। और कार्य जो वो करेगी तो किसके अनुसार करेगी, तो आपने कहा जो कार्य करेगी वो 1935 के एक्ट के अनुसार करेगी, के एक्ट के अनुसार। यानी कि जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता, जब तक हमारी सरकार जो है कैसे काम करेगी, तो 1935 के एक्ट के तहत करेगी। देसी रियासत का मीनिंग होता है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। तो ये होती हैं प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो देसी रियासतों को बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। जहां प्रिंसली स्टेट मतलब जहां का शासन जो है राजा संभालते थे। तो जहां का शासन जैसे राजा संभालते थे, जैसा आपने 3 तो जरूर पढ़ी होंगी,
3 पढ़ी होंगी आपने, जम्मू कश्मीर पढ़ी होगी जहाँ के राजा हरि सिंह हैं, आपने जो है हैदराबाद पढ़ी होगी जहाँ के नवाब ओस्मान अली हैं, और एक जूनागढ़ जरूर पढ़ी होगी। ये 3 तो जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इन पर बड़ा अड़ंगा हुआ था। जब हम पढ़ेंगे आगे, जब देखेंगे कि कैसे सरदार पटेल ने जो है इन्हें अपने देश में मिलाया भारत में, तो हम पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो देसी रियासत का मतलब होता है कि भारत का वो हिस्सा जहां राजा का शासन चलता था। कहते हैं कि हमारी आज़ादी के समय लगभग जो है, जब हमारी आज़ादी की घोषणा हुई तो लगभग देश में 565 देसी रियासतें थी, यानी कि 565 राजा थे छोटे बड़े। उनमें से अधिकतर देसी रियासतें भारत में शामिल हो गई। दिक्कत आई हैदराबाद, कश्मीर और जो है जूनागढ़ पे। ठीक है, तो यहां बात करें तो संविधान सभा जो है नए संविधान के निर्माण तक जो है विधानमंडल, यानी कि आपने कहा कि लेजिस्लेचर की तरह जो है काम करेगी, लेजिस्लेचर की तरह जो है काम करेगी। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो चलो, एक जो है ये याद रखना, एक ये भी याद रख लेना कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पंडित JL नेहरू, अब देखो अंतरिम सरकार तो गई, अंतरिम सरकार तो अंग्रेजों के अधीन थी, अब हम अंग्रेजों के अधीन है ही नहीं, अब तो हम आज़ाद हो गए, अब तो हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। पाकिस्तान वाले भी गए पाकिस्तान में। तो आपने कहा 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है स्वतंत्र भारत की, तो आपने कहा स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया। टाइम हो गया ना? इंडिपेंडेंट इंडिया की प्रथम सरकार का जो है गठन, कि प्रथम सरकार का जो है गठन, प्रथम सरकार, ये तो मैं पढ़ा ही दूंगा क्योंकि आज मेरे ख्याल से हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब राज्य के क्वेश्चन करने हैं हिस्ट्री वाली क्लास में, तो मुश्किल से 23-24 क्वेश्चन निकले, वो तो मैं आधे घंटे में कर दूंगा। तो थोड़ी सी मतलब हो जाएगी थोड़ी सी, अगर जो है लेट तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को तो हम कंप्लीट करेंगे। तो स्वतंत्र भारत की जो है पहली सरकार है ये। तो आपने कहा स्वतंत्र भारत की जो है प्रथम सरकार का जो है गठन हुआ। तो आपने कहा जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जैसे अगर आपने कहा कि पंडित JL नेहरू हैं, तो पंडित JL नेहरू के पास जो है क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो वे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जो है वही हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो विदेशी मामले भी उन्हीं के पास हैं, तो आपने कहा विदेशी मामले भी उन्हीं के पास हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर भी वही हैं। तो विदेशी मामले अगर मैं बात करूं, फॉरेन मिनिस्टर भी जो है वही है। दूसरा जो कॉमनवेल्थ मामले हैं, कॉमनवेल्थ के जो मामले हैं, कॉमनवेल्थ आप समझते हो ना, कॉमनवेल्थ जो है एक संगठन था जो देशों का, मेरे ख्याल से अब तो शायद 52-53 जो है देश है इसमें, तो कॉमनवेल्थ के मामले भी वही देख रहे थे। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ के मामले भी अगर आप देखें तो वही देख रहे थे, और वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले भी वही देख रहे थे। तो साइंटिफिक रिसर्च के मामले, तो वैज्ञानिक अनुसंधान यही संभाल रहे थे। तो आप कहोगे यही मामले जो है यही संभाल रहे थे। तो आपने कहा प्रधानमंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, कॉमनवेल्थ के अफेयर्स भी देख रहे थे, और साइंटिफिक जो है रिसर्च के मामले भी यही देख रहे थे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिख दूं बस, खाली समझ जाओगे ना। तो सरदार पटेल जी कहते हैं कि ये पहले जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। तो आपने कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो आपने कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बने, उप प्रधानमंत्री जो बने, वो यही बने पहले। दूसरा इनके पास जो है गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर जो है यही थे। सूचना और प्रसारण भी अगर मैं बात करूं तो सूचना और प्रसारण, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग,
तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी जो है इन्हीं के पास था। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास था। ठीक है। तो आपने कहा कि सरदार पटेल जो है डिप्टी पीएम यानी कि होम मिनिस्टर, सूचना और प्रसारण मंत्री बने। तीसरे पे अगर मैं बात करूं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की हम बात करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। तो आपने कहा ये शिक्षा मंत्री जो है बने, तो शिक्षा मंत्री जो है बने, एजुकेशन मिनिस्टर जो है बने वो यही बने। तो आपने कहा शिक्षा मंत्री जो बने वो यही बने। जॉन मथाई की अगर मैं बात करूं तो जॉन मथाई अगर हम बात करें तो जॉन मथाई, ठीक है, तो जॉन मथाई जो है अगर मैं बात करूं तो क्या बने, तो आपने कहा इनके पास रेल और परिवहन मंत्री, तो ये रेल और परिवहन मंत्री जो है यही बने। तो रेल और परिवहन मंत्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक लगाऊंगा बाद में, जो सबसे ज्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो रेल और परिवहन मंत्री जो है बने। सरदार बलदेव सिंह को अगर मैं बात कहूं तो सरदार बलदेव सिंह, तो सरदार बलदेव सिंह, तो सरदार बलदेव सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री, डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री जो है बने बलदेव सिंह। बलदेव के पास तो बल है भाई, ये तो बनेंगे। दूसरा आपने कहा जयराम दास, जयराम दास, जयराम दास। तो जयराम दास अगर मैं बात करूं, जयराम दास दौलत राम, तो इनके पास वो मंत्रालय आ गया जो पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर, तो फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो आपने कहा फूड एवं एग्रीकल्चर, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है इनके पास बने। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है इनके पास बने। ठीक है, तो आपने कहा जयराम दास दौलत राम जो है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। जगजीवन राम वही मंत्रालय है, तो जगजीवन राम के पास अगर मैं बात करूं तो वही है जो अंतरिम सरकार में था, ये श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम अगर मैं बात करूं तो लेबर मिनिस्टर हैं यानी कि श्रम मंत्री हैं। तो श्रम यानी कि लेबर मिनिस्टर हैं, ये पहले भी यही था इनके पास, अभी भी यही है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं CH भाभा, तो CH भाभा की अगर मैं बात करूं, CH भाभा, CH भाभा, तो CH भाभा के पास जो है क्या आया, ये कॉमर्स मिनिस्टर बने यानी कि वाणिज्य मंत्री। तो वाणिज्य मंत्री आप कह लीजिए यानी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मिली। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है इन्हें मिली CH भाभा को, CH भाभा। उसके बाद जो है अमृत कौर देखें, तो अमृत कौर जो है हेल्थ मिनिस्टर बनी, अमृत कौर। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला मंत्री मानी जाती है कैबिनेट वो ये हैं, तो इन्हें हेल्थ मिनिस्टर मिले। पहले जो गजानतर अली खान थे उनकी जगह वो तो पाकिस्तान में चले गए, तो आपने कहा स्वास्थ्य मंत्री जो है बनी पहली अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर यही है, जो दिल्ली का एम्स है इनमें बड़ा रोल है इनका, अमृत कौर में। इसके बाद में अगर मैं बात करूं रफ़ी अहमद किदवई, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रफ़ी अहमद किदवई, तो रफ़ी अहमद किदवई, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रफ़ी अहमद किदवई मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन आया इन पर, तो ये कम्युनिकेशन जो है आया इन पर, कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्री जो है बने। तो ये संचार मंत्री जो है बने, इनके पास जो है कम्युनिकेशन आया। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो तो अभी तक आया ही नहीं है। तो दूसरे अगर मैं बात कहूं तो RK षणमुखम शेट्टी, तो RK षणमुखम। अब ये जो षणमुखम है कहीं कहीं चेट्टी लिखा रहता है और कहीं कहीं जो है चेट्टी लिखा रहता है, कहीं कहीं ये चेट्टी है और कहीं कहीं ये जो है शेट्टी है, तो ये याद रखना। ये फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं या वित्त मंत्री की अगर मैं बात करूं तो ये वित्त मंत्री बने। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री माने जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। RK षणमुखम चेट्टी की अगर मैं बात करूं। दूसरे अगर मैं बात करूं
तो बी आर अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं, बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर की मैं बात करूं, बी आर अम्बेडकर, तो ये पहले जो है लॉ मिनिस्टर बने हैं। क्या बने हैं ये? पहले कानून मंत्री जो है बने हैं। तो लॉ मिनिस्टर जो है बने हैं ये, यानी कि कानून मंत्री। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के जो है पहले कानून मंत्री कौन थे, क्योंकि आपने अंतरिम सरकार में देखा था, अंतरिम सरकार में कौन बने थे, तो वो जो है जोगेंद्र नाथ मंडल जो है बने थे। और एक जो है इसमें ये याद रखना कि 1959 में इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था। तो 1951 में जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन मतलब इस्तीफा जो है दे दिया था, तो रिजाइन दे दिया था। तो बी आर अम्बेडकर जो है मंत्री बने थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर मैं बात करूं तो उद्योग मंत्रालय अगर आप देखोगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। तो उद्योग और आपूर्ति जो आप देखोगे, इंडस्ट्री एंड सप्लाई, तो उद्योग और आपूर्ति अगर मैं बात करूं। अच्छा, एक केसी नियोगी का भी याद रखना, उनका भले ही मंत्रालय मत याद रखना, लेकिन केसी नियोगी भी याद रखना। केसी नियोगी, पता है आपको, जो पहले वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष भी बने थे केसी नियोगी। तो राहत एवं पुनर्वास मंत्री थे, बस मंत्री थे ये याद रखना। तो राहत और पुनर्वास जो है मंत्री थे, इतना जो है याद रखना, मतलब मंत्री थे, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। इन्होंने भी रिजाइन किया था बाद में, और फिर बाद में ये जो है प्रथम वित्त आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष जो है बने थे। जो राघवेंद्र चौधरी कह रहे हैं सर फूड एंड एग्रीकल्चर तो राजेंद्र प्रसाद के पास था ना, तो अब वो संविधान सभा के जो है आप देखोगे अध्यक्ष हैं वो, अब वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, वो वहां काम कर रहे हैं। तो फिर अंतरिम सरकार में तो पहले बनी थी ना, अंतरिम सरकार का तो गठन हुआ था, तो अब खाद्य एवं कृषि मंत्री वो नहीं रहे। स्वतंत्र भारत के जो पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री माने जाते हैं वो जयराम दास जो है दौलत राम माने जाते हैं, ये याद रखना है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से मंत्री थे जिनके पास स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में और अंतरिम सरकार में सेम पद थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ लेते थे, ठीक है। तो आपने कहा कि हाँ, एक बच्चा कह रहा कि टीआरई 1 में जगजीवन राम पूछा था, पूछते हैं हमेशा यहाँ, तो ये जो है याद रखना आपको, ठीक है। एक मैंने जो है गौड़गिल छोड़ दिए, एनवी गौड़गिल मैंने छोड़ दिए, ठीक है, वो भी जो है निर्माण खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो आगे ही लिख दूं क्या, फिर जो है खत्म करते हैं। तो आपने कहा नरहर विष्णु गौड़गिल, तो नरहर विष्णु गौड़गिल, एनवी गौड़गिल लिखा मिलता है, गौड़गिल, ठीक है। तो एनवी गौड़गिल अगर मैं बात करूं तो इनके पास निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, खान यानी कि माइनिंग, व ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिनिस्ट्री थी, ऊर्जा। तो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और एनर्जी मिनिस्ट्री थी, ठीक है। अब ये जो है मंत्री थे। दो ऐसे भी थे जिनके पास कोई विभाग नहीं था लेकिन उन्हें जो है मंत्री का मतलब वो थी सुविधा, दो ऐसे भी थे, ठीक है। चलो कल कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को हम, तो संविधान के निर्माण को कल जो है कंप्लीट करेंगे। 6:37 हो गए जबकि 6:30 हमारा हिस्ट्री का टाइम है, तो ये क्लास ही पता नहीं टाइम ही ऐसा हुआ है इनका, ठीक है। अब जो है लक्ष्मी रानी बैक मत करवाओ, बाद में जो है पढ़ा लेना, ठीक है भाई। मोहम्मद अंसारी, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सोना यादव, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। ये आप ही की दिक्कत, मतलब बीपीएससी वाले ले सकते हैं, केवीएस वाले और DSSB को तो चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में, ठीक है। अच्छा एक बच्चा, एक बात और बताओ कि एक कोमल चौहान है, कोई केवीएस की तैयारी कर रही हैं जो आपके बैच में ही हैं, उन्होंने ये पूछा है कि केवीएस में जो फॉर्म भरने के लिए जो 50% का क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन में, वो ऑल ओवर 50% होने चाहिए या आपके मेन सब्जेक्ट में जो है 50% होने चाहिए? किसी को जानकारी है क्या? जी ऐसा कैसे हो सकता है अर्चना कुमारी की केवल आप ही को आवाज नहीं आ रही? 1951 में मैंने लिखा तो है कि इसने जो है रिजाइन किया है, तो आपने कहा कानून मंत्री 1951 में जो है रिजाइन कर दिए थे, ठीक। और यही वो सरकार है
अगर मैं बात करूं तो यही वो सरकार है जिसमें जितनी भी कांग्रेस की जो है समिति थी, बैठक थी, जिसमें सब है जो है किसे प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया था लोगों के द्वारा, मतलब समितियों के द्वारा, बैठकों के द्वारा, तो सरदार पटेल जी को, लेकिन प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी। ठीक है, ऑल ओवर 50% है, पक्का कंफर्म है। हिंदी के साथ हिस्ट्री कैसे ले सकती हो राधा वर्मा? हिंदी और हिस्ट्री का क्या मेल है? हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एसएसटी का सब्जेक्ट है। हाँ, जो एक बच्चा कह रहा है कि यूपीएलटी ग्रेड के लिए, अरे भाई सफिशिएंट है यार जितना आप पढ़ रहे हो संविधान में कहीं भी दे लेना, लेके जो है कांस्टेबल से लेकर जो है पीसीएस तक की परीक्षा दे लेना। देखो आईएएस तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आईएएस में और बहुत ज्यादा कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता है। बीपीएससी में जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो क्यों पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा रूपा कुमारी? उन्हें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ऑल ओवर 50% है, कंफर्म है। चलो तो फिर हम मिलते हैं 5 मिनट बाद। ठीक है, 5 मिनट बाद जो हम मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में। वैसे भी आज वहां आधे घंटे की क्लास है। ठीक है, मिलते हैं फिर बच्चों।